तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ 12 विद्युत पढ़ेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने जीव जनन कैसे करते हैं का पाठ किया था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विद्युत पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले है आवेश या चार्ज। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धनायन और धनायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यह फार्मूला है उसके आवेश का, Q = n(e), जहाँ पर n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र है I = Q/T, जहाँ पर Q आवेश है और T प्रदर्शित करता है समय को और I विद्युत धारा को। धारा का SI मात्रक एम्पियर है, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। और 1 एम्पियर = 1 कूलाम बटा 1 सेकंड होता है। 1 मिली एम्पियर लगभग 10 की शक्ति -3 एम्पियर के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का प्रेक्षण किया गया था तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। आइए अब एक विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट। हम सभी के घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिससे हमारे उपकरण चलते हैं। तो विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो यह एक विद्युत परिपथ का चित्र है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह स्विच है और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो हमारा बल्ब है वो भी ऑन हो जाता है, क्योंकि हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं हमारा बल्ब भी ऑफ हो जाता है। इस चित्र में आप बैटरी देख रहे हैं और इसके 2 टर्मिनल हैं, प्लस और माइनस। और विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से बाहर की ओर होती है और माइनस से अंदर की ओर होती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विभवांतर या वोल्टेज। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और इसका SI मात्रक वोल्ट है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। और 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम। जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और यह हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक, यह वोल्ट मीटर का प्रतीक है। जब भी हम कोई विद्युत परिपथ बनाते हैं तो हम इस प्रकार वोल्ट मीटर को उसमें प्रदर्शित करते हैं।
अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल क्या होता है। सेल आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम अपनी घड़ियों में और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में या टॉर्च में सेल डालते हैं जो उसको चलाता है। यह एक युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, मतलब परिपथ के अंदर प्लस और माइनस का जो टर्मिनल है उसको बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। उच्च विभवांतर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निम्न विभवांतर मतलब नेगेटिव टर्मिनल, जैसा हमने पिछले परिपथ के चित्र में देखा था। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। सबसे पहले हम सेल का प्रतीक देखते हैं। यह एक सेल का चित्र है। यह इसका प्लस और यह इसका माइनस होता है, और इसे हम कुछ इस प्रकार से प्लस और माइनस को दिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग परिपथ के भागों के लिए क्या क्या प्रतीक हैं। सबसे पहले सेल, तो यह सेल का प्रतीक है। उसके बाद जब हम सेलों को जोड़ते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा सेलों को, तब यह बैटरी बन जाता है। यह खुली प्लग कुंजी है जिसे ओपन स्विच कहते हैं, मतलब ऑफ, और जब स्विच ऑन होता है तो यह उसका प्रतीक है। तार संधि, मतलब जहाँ ज्वाइंट होता है तारों में, यह उसका प्रतीक है। अब उसके बाद विद्युत बल्ब, यह विद्युत बल्ब का प्रतीक है। प्रतिरोध को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और यह प्रतिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक का प्रतीक है। एमीटर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और वोल्ट मीटर आप पीछे भी देख चुके हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ओम का नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। और इसका फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R है प्रतिरोध। तो हम इसे ग्राफ से समझते हैं। जो हमारा x अक्ष है वह धारा, विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, और y अक्ष विभवांतर। तो इनके बीच में जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है। इससे पता चलता है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है। अब हमने जो R प्रतिरोध पढ़ा वह क्या होता है? प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसीलिए हमारे जो उपकरण होते हैं और जो हमारी तारें होती हैं, विद्युत धारा के लंबे समय तक प्रवाहित होने के कारण वह गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें धारा का विरोध करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, जिसे प्रतीक आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के। 1 ओम की परिभाषा क्या है? जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, मतलब कम या ज़्यादा करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। जैसे हमारे घरों में पंखों के लिए रेगुलेटर लगे होते हैं, हम उसको घुमाकर पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर भी धारा नियंत्रक लगे होते हैं। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए वह उसके समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, इसलिए वह उसके व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। तीसरा है तापमान। तापमान के समानुपाती होता है, मतलब तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब वह किस धातु का बना हुआ है इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम फार्मूले में देखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, जहाँ पर L है लंबाई, लेंथ। उसके बाद है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ पर रो है उसकी प्रतिरोधकता।
अब प्रतिरोधकता क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता उस चालक का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं से अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है, जैसे कि हीटर, प्रेस, टोस्टर आदि चीज़ों में हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं क्योंकि इनका अधिक तापमान पर भी दहन नहीं होता। तांबा और एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चालक की यदि प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो उसमें विद्युत धारा बहने की क्षमता कम होती है, और यदि किसी चालक की प्रतिरोधकता कम है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। इसीलिए जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है वह अच्छा चालक होता है। तो अब आप यह टेबल में देख रहे हैं, नीचे से ऊपर जो है प्रतिरोधकता घटती जा रही है, पावर माइनस में होती जा रही है। तो इससे पता चलता है कि सिल्वर यानी चांदी सबसे ऊपर जो है उसका प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसलिए उसमें से धारा आसानी से बह सकती है। अर्थात सिल्वर जो है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और सबसे नीचे है कागज़, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, इसलिए वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक नहीं है। तो आप हाईलाइट में देख सकते हैं सिल्वर और नीचे कागज़। अब हम देखते हैं प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को परिपथ में जोड़ने के दो तरीके हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं, और इसका फार्मूला है R = R1 + R2 + R3। तो चित्र में हम समझते हैं इसको। तो जैसे ये R1 है, उसके बाद अगले सिरे पर R2 जोड़ दिया और उसके अगले सिरे पर R3। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए R1 है 5 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 8 ओम। अब ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के फार्मूले के अनुसार R = R1 + R2 + R3। तो 5 + 3 + 8, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 16 ओम। तो बहुत ही सिंपल है ये। अब हम पढ़ते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जोड़ा जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में उनको समांतर रूप से जोड़ा जाता है, और इसका फार्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले आप चित्र देखिए किस प्रकार जुड़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले R1 है, उसके समांतर में R2 जोड़ा गया और उसके समांतर में R3 जोड़ा गया है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए R1 2 ओम है, R2 3 ओम है और R3 6 ओम है। तो फार्मूले के अनुसार 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यह हो गया 1/2 + 1/3 + 1/6, और लघुत्तम समापवर्तक लेने पर ये आता है 6/6, मतलब 1 आता है। R हो गया हमारा 1 ओम। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ने पर प्रतिरोधों का कुल मान ज़्यादा आता है, जबकि पार्श्व क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोधों का कुल तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों से भी कम आता है। अब हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ पूरा ही टूट जाता है और कोई अवयव भी काम नहीं करता।
क्योंकि हमने देखा है कि वो सब एक सिरे के और दूसरे सिरे से लाइन में लगे होते हैं, तो एक जगह पर परिपथ टूटने से पूरा परिपथ ही खत्म हो जाता है, जबकि पार्श्व में ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, तो यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो है वो कम होता है, जैसा हम अभी एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं, और प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हमने देखा होगा कि जब भी हम कोई उपकरण चलाते हैं तो हमारे तारें या फिर उपकरण जो है उनकी धातु गर्म हो जाती है, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ऊर्जा का जो फार्मूला है वह है शक्ति गुना में समय। ऊर्जा को हम H से लिखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात हीट, शक्ति को पावर P से और समय को टाइम T से। अब पावर जो होती है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, VI होता है, तो हमारा ऊर्जा का फार्मूला बन गया H = VI/T। अब हम ओम के नियम में पढ़ चुके हैं कि V होता है IR, तो हमारा फार्मूला बन गया I²R/T। अतः उत्पन्न ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला है H = I²R/T। ऊर्जा के तापीय नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसा कि हम फार्मूले में पढ़ चुके हैं, I²R/T। I है विद्युत धारा, तो स्क्वायर का मतलब वर्ग, तो वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा है प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, क्योंकि प्रतिरोध वहाँ पर फार्मूले में R है। और तीसरा है समय के भी समानुपाती होती है, इसीलिए हमारा फार्मूला है H = I²R/T। तापन का प्रभाव हीटर प्रेस में वांछनीय होता है, क्योंकि हीटर प्रेस को हमने गर्म करना होता है, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल आदि में यह अवांछनीय होता है, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल को हम गर्म नहीं करना चाहते। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। तो बल्ब में भी हम देखते हैं कि कुछ भाग विद्युत का प्रकाश में बदल जाता है और कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में बदल जाता है। क्योंकि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, और यह धातु उच्च तापमान पर भी उपचयित नहीं होती, इसीलिए हम इसे टंगस्टन का बनाते हैं। और इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, 3300, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाया जाता है। अगर किसी और धातु का बनाएंगे तो वह टूट जाएगा। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी भरी जाती है, ताकि उसका उपचयन या अपचयन ना हो सके। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका प्रतीक है P, पावर, और फार्मूला है इसका P = VI, जहाँ पर P शक्ति है, V विभवांतर वोल्ट और I जो है विद्युत धारा है। V हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है P = I²R। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, और 1 वाट = 1 वोल्ट गुना में 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है, जिसे kWh से लिखते हैं, और 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। और जो घरों में हम बिजली उपयोग करते हैं, यूनिट में जो खर्चा आता है, उस यूनिट को 1 किलोवाट H ही कहा जाता है, 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा। तो इस पाठ में आपको समझ में आ गया होगा अलग अलग टर्म्स, उनके मात्रक, उनकी परिभाषाएं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके अगले भाग जिसमें इसके इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, उस वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।